नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह पहुंचे सरायकेला जिले के दौरे पर, जहां उन्होंने किया आदितपुर थाने का निरीक्षण। पुलिस कर्मियों में बांटी पीपीई किट। उद्यमियों द्वारा इन पीपीई सेट को दिया गया है पुलिस जवानों की रक्षा के लिए। शनिवार को श्रमिकों व वेलोर इलाज कराने गए लोगों को लेकर राहत की रेल पहुंची जमशेदपुर। 1400 यात्री लौटे शहर। पूरे एहतियात के साथ इन्हें भेजा गया उनके घर। पूर्वी सिंहभूम जिले में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 4 मरीजों की हुई पुष्टि। जिला प्रशासन की उड़ी नींद, उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह सरायकेला जिला के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आदितपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने उद्यमियों द्वारा वैश्विक संकट कोरोना से जंग लड़ रहे 120 पुलिस कर्मचारियों के लिए दिए गए पीपीई किट पुलिस कर्मियों को प्रदान किया। इस दौरान डीआईजी ने कोरोना संकट को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे गंभीर संकट बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को सावधानी बरतते हुए ड्यूटी करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, किसी भी जवान को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वे अपने अधिकारियों को अवश्य बताएं। वहीं अपराध के संबंध में उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में अपराधियों पर नकेल कसने में जिला पुलिस सक्षम है। उन्होंने नए एसपी मोहम्मद अरसी की सराहना करते हुए कहा कि वे काफी ऊर्जावान है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नए एसपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बेहतर साबित होंगे। इस दौरान एसडीपीओ राकेश रंजन, आदितपुर, आरआईटी कांड्रा और गमरिया थाना प्रभारी भी शामिल थे। वहीं डीआईजी ने उद्यमियों द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना की। और आदितपुर के व्यवसायी समूह हैं, उनके मुखिया ज्ञानचंद जायसवाल जी के द्वारा ये पीपीई किट 120 पीपीई किट दिया गया है, जिसका उपयोग पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाएगा। हम समझते हैं कि मैं पूरे पुलिस परिवार को मुखिया होने के नाते इनको सलाह दूँगा कि इस तरह की पहल इनके द्वारा की गई है। और संकट के घड़ी में पुलिस जो है फ्रंटलाइन सोल्जर बन के लगातार अपना योगदान दे रही है, लोगों की सेवा में लगी हुई है। सरकार के आदेश पर सभी थानों में कम्युनिटी किचन चल रहा है, उसमें भी पुलिस सेवा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय पीपीई किट की आवश्यकता है, ताकि जब किसी कोविड हॉस्पिटल के सामने पुलिस जाती है ड्यूटी करने, किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाती है, रेड जोन में पुलिस जाती है ड्यूटी करने, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस। शनिवार को श्रमिकों व वेलोर इलाज कराने गए लोगों को लेकर चेन्नई के काटपाड़ी से चलकर टाटानगर पहुंची राहत की रेल, जिसमें पूरे झारखंड व आसपास के राज्यों के लोग शामिल थे। कोल्हान के लगभग 243 यात्रियों समेत पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 1400 यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और राहत की सांस ली। कुल मिलाकर अब तक देश के विभिन्न कोने में फंसे श्रमिक, छात्र व अन्य लोगों को लेकर ये चौथी राहत की रेल शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। बता दें, इस दौरान जिले में फंसे अन्य श्रमिकों को भी टाटानगर रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिला भेज दिया गया। वहीं जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ रेलवे के अधिकारी, रेलवे के सिविल डिफेंस के जवान समेत सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे। जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्टेशन पहुंचे श्रमिकों व अन्य यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक एक कर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रेलवे स्टेशन से बाहर उन्हें निकाला गया और संबंधित जिले के यात्रियों को उनके जिले से आए बसों में बैठाकर उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। सीएमसी में 3 महीने से हम लोग थे और धनबाद जा रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम लोग इधर पहुँचेंगे। गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। पिताजी हमारे ब्रेन कैंसर पेशेंट हैं, उनके लिए गए थे। 10 है पिताजी का ट्रीटमेंट कैंसिल हो गया था
तो अभी भी वो फंसे हुए हैं, पिताजी और छोटा भाई। अच्छा लग रहा है, घर में कोई जेंट्स नहीं थे, अभी जा रहे हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरे राज्य से लगभग 24 जिले के 1485 यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जिन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बताया सभी जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया इस चौथी ट्रेन में श्रमिकों के साथ साथ वैसे लोग भी टाटानगर पहुंचे जो इलाज कराने वेलोर गए हुए थे। साथ ही साथ कुछ जो बीमार लोग वेलोर में चिकित्सा लाभ के लिए गए हुए थे वो भी लौट रहे हैं, कुछ और भी परिवारजन लौट रहे हैं, उनके साथ में सभी लोग हमारे जिले के और अन्य जिलों के निवासी हैं। कुल लगभग 1485 लोगों के आने की सूचना प्राप्त है और इसका कंफर्मेशन एक बार जब सभी यात्री रिपोर्ट कर जाते हैं कर पाएंगे। और यहाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि बिना किसी असुविधा के यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा सके और इसी क्रम में विभिन्न जिलों से उनको लेने के लिए बस भी यहाँ पर आई है और दंडाधिकारियों के साथ उनको सकुशल यहाँ से ले जाना है। पूर्वी सिंहभूम जिले से जो भी लोग आ रहे हैं उनके संबंध में जो स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो निर्देश हैं उसके आलोक में उनकी प्रारंभिक जाँच की जाएगी और प्रारंभिक जाँच के पश्चात जो हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर आगे की कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर में मिल चुके हैं। उधर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। वैसे मानगो के आजाद नगर में अमर ज्योति स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उधर इस सेंटर का निरीक्षण उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने किया। उपायुक्त के साथ एसएसपी एम तमिलवणन एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन लोगों के लिए सेंटर बनाया गया है जो बाहर से आएंगे और जिन्हें क्वारंटाइन में रखा जाना है। हालांकि सेंटर अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार से ये सेंटर अपना अस्तित्व में आ जाएगा। वैसे उपायुक्त सेंटर का निरीक्षण कर संतुष्टि भी जाहिर की और कहा खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं इस सेंटर पर ही मौजूद रहेगी। जमशेदपुर के जोगसलई थाना अंतर्गत राजस्थान सेवा सदन अस्पताल में बकाये वेतन, ग्रेड रिवीजन और इंक्रीमेंट की मांग को लेकर अस्पताल के सारे कर्मचारियों ने अपने कामकाज को ठप कर दिया। जहां मैनेजमेंट द्वारा उचित आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने अपने काम को शुरू किया। एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारियों को सही समय पर वेतन न मिलने से उनकी नाराजगी लाजमी भी है। वहीं जोगसलई एमी स्कूल रोड स्थित ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान सेवा सदन अस्पताल में कर्मचारी उस वक्त आक्रोशित हो गए जब वेतन की मांग पर मैनेजमेंट के लोग टाल मटोल रवैया अपनाने लगे। कर्मचारियों का आरोप था कि मार्च महीने से उन्हें आधा वेतन मिल रहा है। ऐसे में मार्च महीने का पूरा वेतन नहीं मिला और अप्रैल माह का कुछ चुनिंदा लोगों को आधे से भी कम वेतन दिया गया। उन्होंने मैनेजमेंट पर आरोप लगाया कि ऐसे ही हर एक कर्मचारी का वेतन काफी कम है, ऊपर से वेतन काट कर मिलने से परेशानी दुगुनी हो गई है। मार्च का पेमेंट अभी तक नहीं गया, आधा पेमेंट दिया, आधा पेमेंट नहीं दिया। हर स्टाफ को आधा पेमेंट दे रहा है और आधा रख रहा है। और अभी जब मार्च का पेमेंट हुआ नहीं, अप्रैल का पेमेंट भेज दिया है, वो भी अप्रैल का आधा आदमी को दिया है। जबकि अप्रैल में हम लोग का हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल हम लोग का ऐसा कम पेमेंट यहाँ पर है 4000, 5000, 3000, 10,000 के अंदर सब है। इंक्रीमेंट साल में एक बार होता है, उस वही लेकर हम लोग का आशा है, वही हम लोग का बढ़ोतरी है। वो भी इस साल जो है सब ये लोग नहीं दे रहा है। इस साल हम लोग का 5वां साल है यहाँ पर, मतलब संविधान में पास हुआ था 5 साल पर ग्रेड रिवीजन होगा, जो कि 2020 में हम लोग का हो रहा है, समझे ना। इसलिए नहीं दे रहा, मतलब बिना इंक्रीमेंट के भेज दिया है। वहीं कामकाज ठप होने की जानकारी मिलने पर मैनेजमेंट के लोग भी अस्पताल परिसर पहुंचे। वेतन की मांग को लेकर अपनी बातों पर अड़े कर्मचारियों से मैनेजमेंट के लोगों की नोकझोंक भी हुई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल के सचिव राजेश रिंगसिया ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में अस्पताल में भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है और अस्पताल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ऐसे में प्रबंधन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि कर्मचारियों को थोड़ा ही सही पर पैसे दिए जाएं। उन्होंने बताया लॉकडाउन समाप्त होते ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और इनकी सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। वहीं प्रबंधन से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना काम शुरू किया। ये वैश्विक महामारी फैली है, इसमें जो डॉक्टर 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं उन डॉक्टर को सरकार के द्वारा भी मनाही है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस में नहीं आए, जिसके चलते अभी हॉस्पिटल में फुल फ्लेज डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं और जो डॉक्टर आ रहे हैं हम लोग इमरजेंसी सर्विस चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है। तो हम लोग के पास जितने भी संसाधन है उस संसाधन के आधार पर हम लोग इक्वल सबको पैसा दे रहे हैं, वो चाहे 50% सैलरी हो, चाहे 60% हो, चाहे 40% हो। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन खुले, लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी हम लोग का हॉस्पिटल जैसा है पुराना निरंतर प्रक्रिया में आ जाएगा, प्रक्रिया में आने के बाद जैसा चलते रहेगा और अभी जो पेमेंट कम हो रहा है या ये है वो बाद में जैसे जैसे हम लोग का सरप्लस होगा वो देते जाएंगे हम लोग। परम के खोजी साधकों के लिए कुंडलिनी जागरण का विशेष महत्व होता है। वेद पुराणों में कुंडलिनी जागरण के विषय में वर्णन किया गया है, पर इसकी जटिलताओं के कारण ये साधारण व्यक्ति के लिए सुगम नहीं था। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने कुंडलिनी जागरण की विधि को अत्यंत सरल बनाते हुए इसे जन साधारण के सुपुर्द किया। जाति धर्म से परे सहज योग महायोग को श्री माताजी ने विश्व को उपहार स्वरूप दिया है। अपने अंदर बसी ईश्वरीय शक्ति की जागृति सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ही संभव है। आइए अपने आप से हम परिचित होते हैं। मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग अर्थात त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल में स्थित इस शक्ति को श्री कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का उल्लेख सभी धर्मों में किया गया है। हिंदू इसे श्री कुंडलिनी शक्ति, क्रिश्चियन होली घोस्ट एवं मुस्लिम बुराक कहते हैं। इस शक्ति का प्रवेश माँ के गर्भ में बच्चा जब 2.5 महीने का होता है तब होता है। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात कुछ महीने बाद इस शक्ति का परमात्मा से संबंध टूट जाता है और यह मनुष्य के मूलाधार में जाकर सुप्तावस्था में 3.5 कुंडल कर बैठ जाती है। माताजी श्री निर्मला देवी की कृपा से इसी कुंडलिनी शक्ति को पुनः जागृत किया जा सकता है और जब यह शक्ति मनुष्य के 6 चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र पार करती है, तब उसका संबंध पुनः परमात्मा से स्थापित हो जाता है। तब मनुष्य पूर्ण योगी हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमें अपनी हथेलियों एवं तालु भाग पर शीतल लहरियों का अनुभव होता है। इसी अनुभव को हिंदू परम चैतन्य, मुस्लिम रूह एवं क्रिश्चियन कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं। इस वैश्विक महामारी के समय बेजुबान पशुओं की सेवा के उद्देश्य से जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने जुगसले स्थित गौशाला को 3 लाख का चेक प्रदान किया ताकि इस संकट की घड़ी में पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल हो सके, उनके समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो। वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं मानव सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे में जिले के सांसद बेजुबान पशुओं की सेवा कर मानवता का परिचय दिए। सांसद द्वारा गौशाला व चाकुलिया गौशाला को 3 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ताकि गौशाला प्रबंधन द्वारा गौशाला में मौजूद मवेशियों के लिए इस संकट की घड़ी में भोजन पानी की उचित व्यवस्था किया जा सके। इस दौरान कमेटी के लोगों ने इस सहायता राशि के लिए जिले के सांसद का आभार व्यक्त किया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सारे व्यापार धंधे बंद है। ऐसे में लोगों द्वारा दिए जाने वाले दान में भी काफी कमी आ गई है, जिससे इन बेजुबान मवेशियों की सेवा में प्रबंधन के समक्ष एक बड़ी संकट उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया जैसे ही उन्हें इस संबंध में जानकारी मिले उनके द्वारा निजी तौर पर ये मदद की गई और आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कि यथासंभव वे मदद कर पाए। पशु जो हमारे काफ़ी सेंसिटिव है, अबला है, उनको बोल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे गौशाला के पदाधिकारी हैं, चाहे दुग्धशाला हो और भी जिले के अंदर में हो, ये लोग आज नहीं 100 साल से एक बड़ा विरासत इन्हें मिला है और उनको लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आज के दौर में आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है सब किसी का कि भाई अपने से सब करें। तो गौ माता की सेवा के बारे में बातचीत हुआ कि जैसे गौशाला है और भी 2-3 गौशाला है, तो यहाँ और ध्यान फाउंडेशन चाकुली, तो लोग ने कहा कि इसमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने फंड से 3 लाख रुपया गौशाला को और जो ध्यान फाउंडेशन जो बॉर्डर से सीज होकर जितना बोयल सब वो रखा गया चकुलिया में, उनको भी 3 लाख रुपया हमने दिया। कोरोना संकट को लेकर पूरा देश हलकान है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रही है। इन सबों के बीच पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। वहीं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सरायकेला खरसवां जिले में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जमकर खून की होली खेली, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में अपराधियों ने व्यवसायी नीरज कुमार गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व भाटिया बस्ती के ही आशीष गिरोह ने रंगदारी को लेकर व्यवसायी नीरज गुप्ता और उनके पुत्र अंकित पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत आदित्यपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। उधर केस उठाने को लेकर अपराधियों द्वारा व्यवसायी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उधर आज सुबह नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक बाइक पर सवार आशीष गिरोह के 2 बदमाश तलवार लेकर व्यवसायी नीरज गुप्ता के दुकान पर आ धमके। जब तक किसी को कुछ समझ आता, इससे पूर्व बेखौफ अपराधियों ने तलवार से एक के बाद एक हमला व्यवसायी पर करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोग इस घटना के बाद आक्रोशित हो उठे और अपराधियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान अपराधी तलवार छोड़कर ही भागने में सफल रहे, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। घटना घटी है और हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए, लेकिन छापामारी के कोई मिला नहीं, लेकिन उनके परिजन को हम लोग पूछताछ ले लाए हैं। कुछ ही लोग का दुकान पर लेन देन का कुछ उधारी का बाकी मांग रहा था, बाकी मांग रहा था। अच्छा। और तो इसमें इसी को लेकर आपस में विवाद किया। हाँ, पहचान हुआ है, ये अच्छा है। पूरा देश लॉकडाउन पर है और चौथा लॉकडाउन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन इन सबों के बीच ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली नहीं होने के कारण आम लोग काफी परेशान है। उधर बिजली तो परेशान कर ही रही है, दूसरी तरफ दलमा से निकलकर हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर उत्पात मचा रहे हैं। बिजली नहीं होने के कारण ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने घरों से बाहर रात्रि में आराम कर रहे थे, तभी अचानक हाथियों के झुंड प्रवेश करते हैं, घर में रखे अनाज को खा जाते हैं और लोगों को कुचल डालते हैं। वैसे 1 सप्ताह के भीतर 2 लोगों को हाथियों ने कुचल दिया है। उधर बिजली की समस्या को लेकर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सविता महतो बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की और अविलंब ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। हमारे विधानसभा में लाइन का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे आए दिन हाथी एकदम गांव घुस जा रहा है और आए दिन दो दिन पहले एक व्यक्ति का डेथ हो गया और कल भी रात को 9 बजे एक व्यक्ति का डेथ हो गया। इससे लाइन रहने से एकदम गांव घुस जा रहे हैं हाथी और इस तरह गांव में भी क्षति कर घर तोड़ दे रहे हैं। जहाँ पर धान चावल रखा वहीं तोड़ के सब खा जा रहे। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, उस परिस्थिति में ऐसी हालत में बहुत ही दिक्कत है। जो हमारे ईचागढ़ विधानसभा में जो 200 के ट्रांसफार्मर जो है, हाँ,
ट्रांसफार्मर जो अभी तक 2-3 महीना हुआ है जला हुआ अभी तक नहीं पहुंचा है वहाँ पर जल इसके चलते बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम जल्दी ही उनको 2 दिन के अंदर में आश्वासन दिए हैं कि एक तरफ जहां पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस लॉकडाउन का गलत फायदा उठाया जा रहा है। मामला है अभिभावक और निजी स्कूलों के बीच तकरार का। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के शिक्षा मंत्री शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि लॉकडाउन के इन 3 महीने में अभिभावकों से फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है, जहां शहर के कई निजी स्कूल अभिभावकों को फीस देने के लिए परेशान कर रही है और नहीं देने पर कार्रवाई की धमकियां दी जा रही है। वहीं आज इसी मामले को लेकर आजसू पार्टी द्वारा उपायुक्त को निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें स्कूल की गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की उपायुक्त से मांग की गई। उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। स्कूल जो फीस को लेकर मामला को लेकर स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों के बीच जिस तरह का जो आपसी संबंध है, ये कहीं ना कहीं दरार बढ़ते जा रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई फीस आपको देना है। और कुछ दिन में अखबार के माध्यम से आया था, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा बयान आया था कि सिर्फ 3 महीने का लॉकडाउन के तहत ये फीस नहीं लगेगी। तो हम लोग एक मांग आजसू पार्टी ये मांग करती है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए, जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाए फीस देना है या नहीं देना। कहीं ना कहीं ये आपसी जो संबंध है कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है और इसका जो संबंध खराब होने से आगे जाकर इनका बहुत स्थिति खराब हो सकती है। क्या नाम है आपका? मानिक मल्लिक, आजसू। कोरोना के कारण लॉकडाउन होते ही जो लोग जहां थे वहीं फंसे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वतन वापसी के लिए व्यवस्था करने भी शुरू कर दी है। वैसे जमशेदपुर के 40 सिख अमृतसर में फंसे हुए हैं। उनकी वापसी के लिए सिख समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए इसकी मांग की। आपको बता दें कि सिख समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह की है कि इन्हें वापस बुलाने के लिए सरकार या प्रशासन कोई व्यवस्था करे, ताकि जो लोग पंजाब, अमृतसर, अंबाला और हरियाणा में फंसे हैं उन सिखों को शहर वापस लाया जा सके। श्रद्धालु गए हुए हैं अमृतसर, तो मैंने जब से वहाँ गए तब से वहाँ बंदी है, लॉकडाउन है। उन लोगों को लाने के लिए पहले भी जिस हिसाब से मिले थे, तो इस हिसाब ने कहा था कि 3 तारीख के बाद देखेंगे। उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसी के लिए फिर हम बात। बाकी जो उनका जो वेबसाइट जो है उसमें भी बात करते हैं, कुछ उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।